Assalamualaikum to all students. In this video, we will discuss about the second lecture of chapter number 3. Previous lecture के अंदर हमने डिस्कस किया कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर को टाइप्स के लिहाज से हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें हमारे पास सिलेक्शन थी, सीक्वेंस हमने पढ़ा सबसे पहले, सिलेक्शन था और लास्ट में हमारे पास लूप है। ठीक है, इसके बाद हमने हमारे पास जो तीनों टाइप्स थी उन तीनों टाइप्स को में पहली टाइप को एक्सप्लेन करने से पहले हमने कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, यानी ऐसा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल दैट डिपेंड अपॉन द कंडीशन, वो कंडीशन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में आएगा। और ऐसा हमारे पास कंडीशन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जिसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन आपको दिखाई नहीं देगी, विदाउट कंडीशन आप एक तरतीब एक सीक्वेंस के साथ अपने प्रोग्राम को चला रहे हैं, वो हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में कवर होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फिर हमने आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया था, दैट इज गो टू और ऑन गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में कहीं आपको कोई कंडीशन इस्तेमाल नहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि हमने उसे अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की कैटेगरी में रखा था। और सेकंड इनमें हमारे पास आ रहा था कि कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, जिसको हमने ऑन गो टू स्टेटमेंट की कैटेगरी में रखा हुआ। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक डिस्कस करने के बाद आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड टाइप कंट्रोल स्ट्रक्चर की, दैट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट आउट कर रहे होते हैं, चूज कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि डेली लाइफ में भी आप देखते हैं आपके पास मल्टीपल सम टाइम ऑप्शंस होती हैं या मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप उनमें से एनी वन सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर अपने नेम से बता रहा है जिसके अंदर आप कोई ना कोई चीज सिलेक्ट करते हैं या चूज कर रहे होते हैं। वो आपको रिक्वायरमेंट या कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस वक्त आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। सम टाइम आपको कोई ऐसी कंडीशन ज्यादा पसंद आ रही होती है जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा होता है, मेहनत ज्यादा लग रही होती है। सम टाइम आपको वो कंडीशन ज्यादा पसंद आ रही होती है जिसमें टाइम आपका ज्यादा लग रहा कम लग रहा होता है और पैसे भी मेहनत भी आपकी कम लगती है। ठीक हो गया जी। तो ऐसा स्ट्रक्चर यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक ऐसी टाइप जिसके अंदर हम चीजों को सिलेक्ट करें या चीजों को चूज करें और डिसीजन करें कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए कि आया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसने मतलब इसे आगे फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, इफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन और इफ देन एल्स दोनों में हमारे पास कंडीशन इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि डेफिनेशन में अगर कंडीशन इंक्लूड है इट्स मीन कि उसके आगे फर्दर टाइप्स में भी लाजमी कंडीशन इंक्लूड होगी। तो इफ देन स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये नीचे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। इफ आपके पास एक्सप्रेशन आती है, इफ आपके पास कीवर्ड आता है और ये व्हाइट बोर्ड पे इसीलिए मतलब मैंने तो आपको समझाते हुए कैपिटल वर्ड लिखे हैं, क्योंकि पेपर में बोर्ड में भी आप लोगों ने लाजमी कैपिटल लिखने हैं। जो वर्ड्स होते हैं कैपिटल उन्हें एज इट इज कैपिटल नहीं लिखे हैं, अगर आप उन्हें स्मॉल लिखेंगे तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड अगर कैपिटल में गिवन है तो कैपिटल लिखें और अगर स्मॉल में गिवन है तो उसे स्मॉल में लिखें। ठीक है जी। तो यहाँ मेरे पास इफ एक कीवर्ड था इसलिए मैंने इसे कैपिटल लिखा है, और देन मेरे पास एक कीवर्ड था इसे मैंने कैपिटल लिखा है। इफ के बाद में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से बड़ा मैं कहता हूँ अगर a जो है वो ग्रेटर देन है b के, ये मैंने एक कंडीशन इस्तेमाल कर ली है। या आप एक्सप्रेशन रख सकते हैं, कोई वेरिएबल रख सकते हैं या कोई कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी किताब में जैसे एक्सप्रेशन लिखी गई है इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप जैसे एक्सप्रेशन ही लिखें, आप कोई कंडीशन भी रख सकते हैं। इफ अगर a जो है वो आपके पास ग्रेटर देन होगा किससे, b से, तो उस सूरत में आपके पास स्टेटमेंट या जो भी लाइन नंबर आगे पड़ी होगी वो चलती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप अपनी किताब पर देखें तो ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। आपने डिस्टेंस मालूम करना है किलोमीटर में। एक मतलब एक पैसेंजर है या एक स्टूडेंट है, वो बस में बैठा है, जिस बस में वो बैठा है 1 किलोमीटर तय करने, अगर आप 1 किलोमीटर तय करते हैं तो वो पर किलोमीटर आपको 5 रुपये अपना फेयर या किराया देना पड़ता है। अगर आप उससे कम करते हैं तो फिर वो 5 के हिसाब से उतना किया जाता है। जैसे आपने आधा किलोमीटर किया तो 5 का हाफ आपके पास मतलब 2.5 बन जाएगा। तो इसी तरह से वो ये कह रहे हैं इसमें आपने डिस्टेंस मालूम करना है। अगर जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे, जितने किलोमीटर होगा उतना 5 के साथ मल्टीप्लाई करते रहें, नंबर मिलते रहेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है अगर आपके पास कंडीशन में 5 किलोमीटर से कम आ जाता है तो फिर उस सूरत में आपको एक नीचे फॉर्मूला गिवन होगा जिसके अंदर आप किलोमीटर की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 के साथ प्लस करेंगे, एंड देन यू विल गेट योर आंसर इफ द वैल्यू इज लेस देन इन 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर से वैल्यू लेस देन होगी तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास फॉर्मूला ठीक होता है तो उस सूरत में आप कुछ भी नहीं करेंगे।
ठीक हो गया जी। तो ये आपके मतलब इफ देन स्टेटमेंट सिंटैक्स और एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जांपल डिस्क्राइब किए ताकि ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स में क्या होता है, इफ देन और इफ देन एल्स में ये फर्क होता है कि इफ देन के अंदर और इफ देन एल्स दोनों में आपके पास कंडीशन होती है। अगर सिमिलरिटी हम देखें तो इफ देन के अंदर भी आपके पास कंडीशन शो हो रही होती है और इफ देन एल्स के अंदर भी कंडीशन शो हो रही है। लेकिन फर्क ये होता है इफ देन के अंदर अगर कंडीशन ठीक होगी तो चलेगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इफ देन एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोई और स्टेटमेंट चल रही होती है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोई और स्टेटमेंट चल रही है। यानी दोनों ऑप्शन में कंडीशन सही हो या कंडीशन गलत हो, दोनों सूरतों में कोई ना कोई स्टेटमेंट लाजमी चल रही होती है। किसके अंदर? इफ देन एल्स स्टेटमेंट। और इफ देन में क्या होता है, अगर कंडीशन आपकी ठीक होगी तो इस मीन आपकी स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज कुछ भी आपको शो नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 5 रुपए किराया कम होता, मतलब 1 किलोमीटर मैंने कम तय किया होता तो फिर मतलब 5 रुपए से कम मेरे पैसे बने तो इट्स मीन आपका प्रोग्राम जो है बने चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 रुपए से ज्यादा मतलब किराया बन रहा होता, यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस मैंने कवर किया होता, तो इस सूरत में लाजमी मुझे मतलब स्टेटमेंट ट्रू होती और उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे अपना फॉर्मूला को डिस्प्ले। तो इफ देन एल्स इसके सिंटैक्स को अगर हम देखें तो इफ आपके पास जिस तरह उसमें बताया था कीवर्ड आता है और हमेशा इस तरह से आप आई और एफ कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपके पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं, आप कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी आप कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ कंडीशन इस्तेमाल की थी a less than equal to a less than b, ठीक है। इसी तरह से a greater than b कोई आपके पास कंडीशन पूछी जा सकती है। देन आपके पास कीवर्ड आ जाता है और यहाँ आपके पास एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट जो ट्रू होती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो इस स्टेटमेंट को चला दो, जो ट्रू के साथ लिंक कर रही होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उससे वो किसके साथ लिंक कर रही होती है? आपके एल्स के साथ, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इफ देन एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ठीक हो फिर भी आपकी कोई ना कोई स्टेटमेंट चल रही होती है और अगर कंडीशन फॉल्स हो फिर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट लाजमी चल रही होती है। अब हमने दोनों स्टेटमेंट के डिफरेंस करने के लिए इसे कहते हैं कि ये ट्रू पार्ट है और ये हमारा फॉल्स पार्ट। लाजमी नहीं है आप यहाँ ट्रू की जगह पर फॉल्स रख लें और यहाँ आप फॉल्स की जगह पर ट्रू लिख लें, ठीक हो गया जी। यहाँ एक इसका मतलब आपके पास फ्लो चार्ट भी गिवन है, फ्लो चार्ट के जरिए भी मतलब इस सेंटेंस को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कह रहा है कि यहाँ आपके पास एक कंडीशन आएगी, कंडीशन के अंदर मतलब यहाँ आपने जो भी कंडीशन रखी होगी a लेस देन b या a ग्रेटर देन b, जो भी आपने वैल्यू रखी होगी, तो वही कह रहा है कि यहाँ आपके पास जो भी गिवन कंडीशन होगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, आप लोगों ने प्रीवियस अगर वीडियोस देखी हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा इसे हम कंडीशनल सिंबल या डिसीजन मेकिंग सिंबल कहते हैं, जिसे जब कभी हमने कोई डिसीजन लेना होता है उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्योंकि यहाँ हम एक कंडीशन या डिसीजन ले रहे हैं तो इसलिए हमने ये कंडीशन या डिसीजन मेकिंग सिंबल इस्तेमाल किया, इसे डायमंड सिंबल भी कहते हैं। उसके बाद हमने कहा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक अलग स्टेटमेंट को चला दो, इस तरह हमने इसके सिंटैक्स में कहा इफ अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस स्टेटमेंट को चला दो और अगर फॉल्स हो जाए तो इस स्टेटमेंट को चला दो। तो आपने इस कंडीशन को देखते हुए कहा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस स्टेटमेंट को चला दें और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस स्टेटमेंट को चला दें। लेकिन उसमें हमने कहा था कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसे चला दो, अदरवाइज कुछ भी नहीं, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप अपनी किताब पर देखें तो एक एग्जांपल दी हुई है। उस एग्जांपल में एक एम्प्लॉय या एक स्टूडेंट है जो किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है, यानी एक जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको इलैबोरेट किया गया, एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है। अब जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र हो तो उसी सूरत में CNIC कार्ड बनता है और मतलब जॉब के लिए आप अवेल कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट की एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा होगी तो उस सूरत में उसका CNIC कार्ड बनाया जाएगा, और अगर 18 साल से कम होगी तो CNIC कार्ड जो है वो आप कहेंगे कि नहीं बन सकता। तो इसमें आपने कंडीशन क्या रखी हुई है, इसमें यहाँ अगर हम देखें कंडीशन की जगह पर तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो हमारे पास अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसका मतलब है अगर 18 साल उम्र हो या 18 साल से ज्यादा हो तो उस सूरत में बेटा क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आप यहाँ कहते हैं कि एलिजिबल होगा। एलिजिबल होने से मुराद क्या है, वो अप्लाई कर सकता है।
और अगर आपके पास मतलब 18 साल भी नहीं है, 18 साल से ज्यादा भी नहीं है, यानी 18 साल से क्या है कम है, तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या है नॉन एलिजिबल। बात क्लियर हो गई जी। तो सिंटेक्स के जरिए उसने इलैबोरेट किया इफ अगर यहाँ रखी गई कंडीशन दोनों में से एक भी ठीक हो जाती है, ठीक है, दोनों में से एक भी ठीक हो जाती है तो वो ठीक कंसीडर की जाएगी। उस सूरत में आप कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट और स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब। और अगर आपके पास कंडीशन गलत हो जाती है तो आप कहेंगे स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, या मतलब CNC कार्ड नहीं बन सकता। ठीक हो गया जी। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें दोनों सूरतों में एक स्टेटमेंट लाजमी चल रही थी, चाहे वो सही चल रही थी चाहे वो गलत चल रही थी। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्क्राइब किया गया है, इसके बाद आप लोगों का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 दैट इज ग्रुप। उससे पहले इसने ये बताया यूजेस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं उनके क्या इस्तेमाल आते हैं, उन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। उन ऑपरेटर्स में हमने एक टाइप लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। तो यूजेस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स से मुराद उन्हीं ऑपरेटर्स की बात हो रही है जिनमें हमारे पास फर्स्ट था एंड, सेकंड था और थर्ड हमारे पास था नॉट। अगर हम एंड के सिंबल की बात करें तो इस तरह से 2 एम्परसैंड हम यूज करते हैं, और की बात करें तो 2 पैरेलल लाइंस आपको शो हो रही होती हैं, और अगर हम नोट की बात करें तो इस तरह से आप एक एक्सक्लेमेशन साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी गिवन वैल्यू होती है। उसके बाद इसके सबके ट्रूथ टेबल को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब ट्रूथ टेबल के थ्रू बताया गया है। अगर इसके ट्रूथ टेबल को बयान करें